वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग जो हमारी सीरीज़ है 0 to 70 इन वन नाइट इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, उसका आज हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं। तो इसके पहले हमने बेसिकली 4 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि पहली 4 यूनिट्स थी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की। और आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट नंबर 5, जो कि है फेज़ इक्विलिब्रियम एंड करोजन, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, सो यस, आप बेसिकली यहाँ पे आई बटन पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दी है, जिसमें पहले 4 लेक्चर्स की आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। सो यस, अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा। इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली एक ही वीडियो में पूरा का पूरी जो यूनिट है उसको कवर अप करते हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कैसे तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ये भी बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। सो यस, अगर आपने नहीं देखा है वो 4 वीडियोस, तो पहले उनको भी देखिएगा। एंड बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने मतलब यहाँ पे हमने जो है 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, ये हमारी होने वाली है 5th यूनिट, ठीक है। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड पे, ठीक है, सबसे पहली स्लाइड है ये। तो इसमें बेसिकली मैंने देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 लिख दिया है। एंड यहाँ पे बेसिकली मैंने यूनिट का नाम और जो ऑफिशियल सिलेबस आपकी RGPV वेबसाइट पे गिवन है वो भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को फिर डाउट रहता है कि आपने जो सिलेबस हमारा एक्चुअल में है उसको कवर अप किया है कि नहीं। तो आप इस वीडियो के बाद इस सिलेबस से मैच आउट कर सकते हैं। आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, राइट। एंड यस, यहाँ पे मैंने कंटेंट की लिस्ट भी डाल दी है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं हमेशा करती हूँ बिकॉज ताकि आपको जो सारे, आप कह सकते हो, ठीक है, सारे के सारे जो आपको इसमें, सारे के सारे जो लिस्ट है, पूरी की पूरी कंटेंट की जो लिस्ट है वो आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। ये एक एक बेसिकली पूरा पूरा टॉपिक है, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहता है इससे हमें बेसिकली पढ़ना भी आसान हो जाता है। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इससे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो देखो, ये आना ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू फेज इक्विलिब्रियम, राइट। मतलब वो जो है पूरा पूरा एक पार्ट जो है उसका, ठीक है, वो फेज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये करना इम्पोर्टेंट है। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 जो टॉपिक है वो इस पूरे चैप्टर का पार्ट 1 होने वाले हैं। एंड 6 to 10 इज़ अनदर पार्ट विच इज़ पार्ट 2, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगी आप इस वे में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ना समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 वाले टॉपिक्स है ये इंटर रिलेटेड है। एंड 6 7 8 9 10 आर इंटर रिलेटेड, राइट। तो हम जो है ऐसे ही पढ़ेंगे, तभी हम पार्ट 1 का सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो उसको कवर अप कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फेज इक्विलिब्रियम। तो देखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड हाउ दे को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो फिजिकल स्टेट्स जो रहते हैं हमारे पास, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स हमारे पास कितने रहते हैं, बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये जो है ये उन्हीं सब्सटेंसेस को बेसिकली रखता है और बेसिकली दिखाता है कि किस तरीके से वो जो है साथ में, ठीक है, साथ में रह सकते हैं, ठीक है। को एग्जिस्ट का मतलब होता है बेसिकली रहना, ठीक है, साथ में रहना, ठीक है। तो किस तरीके से वो एक साथ जो है इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, उन्हीं की ये स्टडी है, ठीक है। देन इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेसेस, ठीक है। जितनी भी कंडीशंस होती है, अब कंडीशंस क्या होंगी वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। कंडीशंस जो होती हैं वो इन्वॉल्व करती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन बैलेंस, ठीक है। क्या करती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन बैलेंस, ठीक है। की फॉर डिजाइनिंग सेपरेशन प्रोसेसेस लाइक डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली जो बेसिकली ये सेपरेशन प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इनकी भी जो चीज़ें हैं वो डिज़ाइन ये करती है। और जो फेज डायग्राम्स बनते हैं, ठीक है, अभी हम बेसिकली देखेंगे कि फेज डायग्राम्स भी आगे के टॉपिक्स में कि फेज डायग्राम्स कैसे बनते हैं। तो बेसिकली उनके लिए भी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये इसी से ही बेसिकली आपको मिलती है, ठीक है।
आप देखो, मैं आपसे कहूँगी कि इसकी जो आप कह सकते हो डेफिनेशन टाइप है वो आप इतने पॉइंट से लिख सकते हो, ठीक है। एंड अनदर कि आपको ना इसका कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये मैं आपको कंटेंट के लिस्ट में बताती हूँ। देखो ये हमने टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली देखो इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्या है, ये हैशटैग है कॉपी भरने वाला टॉपिक, ठीक है। जो आप इंट्रो में, ठीक है, क्वेश्चन के जो इंट्रोज होते हैं उसमें यूज आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर अभी आपको बहुत सारे जो है चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, तो आप उन सब में जो है इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे कोई बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, तो उसमें जो है आप इसको एज एन इंट्रोडक्शन पार्ट के वे में आप ये पॉइंट्स जो है लिख सकते हो, राइट। देन हम देखते हैं टर्म्स इन्वॉल्व इन फेज इक्विलिब्रियम। अगेन ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आपको उसके पढ़ाने के बाद ही बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टर्म्स इन्वॉल्व इन फेज इक्विलिब्रियम। तो देखो सबसे पहले फेज की अगर बात करूँ, ठीक है, तो फेज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है, ये क्या होता है, होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। होमोजीनियस यानी कि बेसिकली मतलब जैसे एक ही जैसे वाले चीज़ें, जैसे आप फेज की बात करो तो आप कह सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये बेसिकली तीन फेज है, ठीक है। ये एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट है ना एक दूसरे से। लाइक आप देखो तो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, सॉरी, सॉलिड की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है एंड गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो कम्प्लीटली अलग रहती है, राइट। तो इस तरीके से ये जो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट होता है और ये अपने आप में होमोजीनियस है। लाइक सिर्फ अगर सॉलिड है तो सॉलिड के ही पार्ट रहेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड के ही पार्ट रहेंगे, गैस है तो गैस के ही पार्ट ये रहेंगे। सो दिस इज अबाउट फेज, ठीक है। फिर अगर बात करें तो कंपोनेंट, तो बेसिकली केमिकली इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं सिस्टम में उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि हम बात करते हैं जैसे इसमें आइस, ठीक है, आइस हो गया। देन हम बात करते हैं वाटर, ठीक है, वाटर। एंड हमारे पास तीसरा होता है वेपर, ठीक है। अब आपको आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सब जो है H2O से ही केमिकली कॉन्स्टिट्यूएंटेड है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ कि अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछूं तो इसमें आप कितना बोलोगे? आप सिर्फ बोलोगे एक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें सभी H2O के बराबर है, तो ये इस तरीके से हम इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट, ठीक है। देन अगर बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट कैन बी चेंज विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, ठीक है। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो वैसे इसमें तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जो होता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोनेंट, ठीक है, कंपोजिशन या फिर कंपोनेंट आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली चेंज हम कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एंड इसके अनदर टाइप्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि एक होता है जिसमें ज़ीरो, मतलब ज़ीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है, यानी कि कोई वेरिएबल चेंज नहीं हुआ। फिर वन यानी कि एक वेरिएबल चेंज हुआ, टू यानी कि दो वेरिएबल्स चेंज यहाँ पे हो गए, ठीक है। देन हम बात करें फेज डायग्राम की, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहती है फेजेस की, जो कि बेसिकली मतलब वेरिएबल्स, यानी कि जैसे जो मैंने आपको बताया प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, उनके बेसिस पे जो एक डायग्राम बनाया जाता है ताकि शो करता है कि किस तरीके से जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस जो है रह सकते हैं। उसको जो डायग्राम बनता है दैट इज फेज डायग्राम। सब्सटेंस की सॉरी सिस्टम की बात करूँ तो ये क्या होता है, टोटल सब्सटेंस और मिक्सचर अंडर ऑब्जर्वेशन। तो जो भी सारे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर उनका मिक्सचर होता है जो ऑब्जर्वेशन के अंडर रहता है वो बेसिकली सिस्टम होता है, ठीक है। सो दीज वर द टर्म्स इन्वॉल्व इन फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। देखो एक क्वेश्चन इसका मतलब आपको पूछ सकते हैं, लाइक जैसे आपका मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि इससे आपको जो ये दो वाले है और ये तीसरा है ये इससे ही को रिलेटेड है और इसी से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बट इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें इसका क्वेश्चन आ सकता है, और जैसे जो बिग वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको टर्म्स लिखने को आ सकता है, ठीक है, सारे के सारे टर्म्स लिखने को आ सकते हैं। और आपसे इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है कि लाइक एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसके बाद एंडिंग में आपने आपसे कोई एक कंपोनेंट पूछ लिया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली सी बात है कि ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसको भी आप एज अ सीबीटी मतलब बोल सकते हो, लेकिन अगेन ये जो है ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सीबीटी बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, मतलब इससे आपके ना आगे के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। सो यस, वी हैव डन दिस टू। देन हम आगे बात करते हैं फेज रूल की, ठीक है, फेज रूल की हम आगे बात करते हैं। तो फेज रूल क्या होता है बेसिकली, बहुत इजी होता है, ठीक है। आप मतलब ये कहोगे कि हमको बहुत डर लगता है, ठीक है, कि भाई जब क्लास में हमको पढ़ाया गया था कि फेज रूल क्या होता है, सॉरी, कि फेज रूल हमारा क्या होता है, बट मैं आपको लिटरली बता रही हूँ बहुत ही इजी होता है फेज रूल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है, फेज रूल एक्सप्लेन्स द सॉरी phase rule explains the relationship between the number of phases, components of components and degree of freedom in a system at equilibrium, ठीक है। तो अभी हमने बेसिकली देखो टर्म्स पढ़े, ठीक है, हमने कुछ टर्म्स पढ़े और हमने देखा कि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन भी होना चाहिए, ठीक है, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन भी होना चाहिए। अब कोई ना कोई रिलेशन है तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन का मतलब सिंपल सा है कि कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो फेस रूल जो है बेसिकली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इन्हीं सब के बीच में एक रिलेशनशिप को, ठीक है। देन फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे मैथमेटिकली ये फॉर्मूला होता है इसका, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, F इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू, ठीक है। इसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम, C कंपोनेंट्स एंड P फेज है, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प करता है हमें फेज का बिहेवियर नोटिस करवाने के लिए, ठीक है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, किस तरीके का फेज होने वाला है, ठीक है। लाइक दो तरीके के फेज रूल्स होते हैं, दो तरीके के फेज रूल्स होते हैं, तो उनका क्या बिहेवियर होने वाला है, क्या है, ये उन सब में हेल्प करता है हमको प्रिडिक्ट करने में फेज के बारे में एक एक चीज़, ठीक है। अल्टीमेटली बहुत इजी लैंग्वेज में कहूँ तो फेज की अगर ये जो है कुंडली पूरी बनाने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। देन ये जो है सिर्फ वन सिस्टम्स वालों के लिए ही होता है, ठीक है। लाइक आप कहो कि दो सिस्टम के लिए बना दो, तो दो सिस्टम के लिए ये जो है नहीं बनता है, ठीक है, दो सिस्टम के लिए ये बिल्कुल भी आपको नहीं बनता हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ वन सिस्टम के लिए ही है, ठीक है। जो दो सिस्टम के लिए बनता है वो उसको हम थोड़ा सा भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फेज रूल था, ठीक है। सो ये रहा, बट इसके साथ ही देखो यहाँ पे हमने देखा है, नोटिस करा है मैंने कि यहाँ पे डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन तो देखो बहुत मतलब लाइक आपसे पूछे ही जाते हैं, लाइक ये जो है एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपसे यहाँ पे होता है, ठीक है। बट आपके साथ जो है आजकल ट्रेंड में एक नया क्वेश्चन चल रहा है जो कि है बेसिकली यूजेस और लिमिटेशंस का, कि क्या बेसिकली फेज रूल के हैं जो आपसे मतलब पूछ सकते हैं। देखो मैं आपको दो तरीके से इसका क्वेश्चन बताती हूँ। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं यूजेस या फिर एडवांटेज, ठीक है, ये क्या है यूजेस या फिर एडवांटेज, ठीक है, और ये क्या है बेसिकली लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इसके आपसे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फेज रूल के क्या एडवांटेज और यूजेस है या फिर डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशंस है, तो यहाँ पे मैंने वो भी लिख दिए हैं कि देखो एडवांटेज क्या है कि ये सिस्टम का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है, फिर ये बेसिकली मेटलर्जिक और केमिकल इम्प्योरिटीज़ में है, ठीक है, फिर मटेरियल का क्या प्यूरिफिकेशन है, ठीक है, उसको में भी हेल्प करता है, और थर्मल प्रोसेसेस को डिज़ाइन करने के लिए भी ये हेल्प बहुत अच्छे से करता है, ठीक है।
फिर बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम वालों के लिए है। ऐसे कुछ सिस्टम जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें नहीं ये काम कर पाता है। टाइम फैक्टर इसमें कंसिडर नहीं होता है और सॉलिड सोल्यूशन का इसमें कोई भी अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस आप कह लो, यूजेस कह लो, लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस कह लो, ये क्वेश्चंस आपके बेसिकली आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन्हें भी आप ध्यान से जो है करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सो अब जाके जो हमारा ये जो थर्ड टॉपिक है ये बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल की एंड उसके बारे में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये भी एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली रिड्यूस फेज रूल के बारे में। अब रिड्यूस फेज रूल जो है, मैंने आपको कहा था कि जैसे अभी पहले हम फेज रूल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सिर्फ अभी पढ़ा था कि बेसिकली आपका जो है वन कंपोनेंट सिस्टम्स तक ही ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये बेसिकली आप कह लो टू सिस्टम्स के लिए। ठीक है, टू सिस्टम के लिए ये अब जो है एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, कैसे देखते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट यूजुअली 1 atm फेज रूल इज सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे आपके जो सॉलिड और लिक्विड वाले जो ये मतलब फेज होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं जनरली गैस को, ठीक है, गैस को हम नेग्लिजिबल तौर पे मान लेते हैं। ठीक है, तो जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और बेसिकली हम प्रेशर को कांस्टेंट तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, यूजुअली हम कितना मान लेते हैं 1 atm की तरह। तो इससे बेसिकली हम क्या करते हैं आप कह लो कि प्रेशर वाले फैक्टर को हम जो है इग्नोर करते हैं। ठीक है, फैक्टर वाले फैक्टर को हम इग्नोर करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फेज रूल है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है और यहाँ पे पहले 2 आ रहा था लेकिन अब क्या आ रहा है 1। और ये जो +1 है ये यही आइडेंटिफाई करता है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर वेरी कर रहा है इसमें, लेकिन प्रेशर वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो रीज़न क्या है कि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है वो बेसिकली यहाँ पे चेंज होता रहता है या रिमूव्ड होता है, जो कि होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है कंडेंस सिस्टम जैसे कि सॉलिड लिक्विड वाले फेजेस में यूज़ होते हैं, इसको आप मेटलर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल करते हैं क्योंकि मेटलर्जी वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें भी यही सब यूज़ होता है। और इसमें फेज डायग्राम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि फे जो है प्रेशर जो है वो है कांस्टेंट, तो आप उससे जो है ग्राफ वहाँ का इजीली बना पाते हो क्योंकि हमको पता है कि कांस्टेंट वाले का ग्राफ कैसे बनता है, राइट। तो इसको हम बहुत सारे लैब्स और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था रिड्यूस्ड फेज, बेसिकली रिड्यूस्ड फेज रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बेसिकली हमारा रिड्यूस्ड फेज रूल। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट, ये मैं आप कह सकती हूँ कि देखो मैं इसको हाईलाइट भी दूसरे ही कलर से कर लेती हूँ। ठीक है, देखो आप कुछ भी मत करो, ये जो है ये टॉपिक सिर्फ अगर आपको ऐसा है कि भाई मैं ये चैप्टर छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे सिर्फ एक टॉपिक ऐसा बता दो जो इस चैप्टर में से अगर करना चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगी ये वाला। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। इसमें आपकी बेसिकली जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो इसी में से आते हैं और लाइक आप मुझसे कहोगे ये, और बेसिकली एक और टॉपिक है जो बेसिकली बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, वो दो टॉपिक इस चैप्टर में से आपको करना ही करना है। यहाँ पे क्लियरली देखो आपको पता होगा, यहाँ पे यूटिक सिस्टम और सिंगल कंपोनेंट सिस्टम बहुत क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक हैं ये आपको करने ही करने आपको है। ठीक है, मतलब इसमें जो है आपका कोई भी इफ एंड बट नहीं चलना चाहिए, आपको इसको कर ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें से आपका कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लाइक आप यहाँ तो आपको सिंगल कंपोनेंट सिस्टम आएगा या आपको यूटिक सिस्टम वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी चीज के लिए नहीं सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कंपोनेंट वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी। ठीक है, मैंने इसके डायग्राम्स भी ऐड कर दिए है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, राइट। ठीक है, तो सिंगल कंपोनेंट यानी कि जो वाटर सिस्टम वाला था सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक डायग्राम होता है जो कि मैंने नीचे इंक्लूड कर दिया है। इसमें बेसिकली 3 फेजेस रहते हैं।
आइस, वाटर एंड वेपर, ठीक है, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में रहते हैं। ये बेसिकली थ्री कर्व्स कवर अप करता है, सब्लिमेशन, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो ये बोलेंगे कि हमको डायग्राम, इसका जो है डायग्राम वो याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप जो है ये जो तीन कर्व्स है, सब्लिमेशन, फ्यूजन और वेपराइजेशन, इसको ऐसे एक लाइन से तो दिखा ही सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऐसे करके हम एक बेसिकली बनाते हैं ना, तो इसमें तो बहुत अच्छे से दिखा ही सकते हो, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली, इसको तो आप बना के आएगा कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कर्व कैसे बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बात करेंगे, हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट की। तो देखो ये जो है, मैं आपसे कहूंगी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफाइन में, ठीक है, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे मतलब मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस बार के पेपर में शायद ये डेफिनेटली आ भी सकता है। लाइक अगर आपसे लाइक पार्ट ए और बी में अगर आपसे सिर्फ यही सिंगल कंपोनेंट में से पूछ लिया क्वेश्चन, तो ट्रिपल पॉइंट का क्वेश्चन वो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जिसपे बेसिकली ये जो तीन फेजेस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले, ये को एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो एक पॉइंट पे, एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट आपको करते हुए दिखेंगे। इसमें से एक ही कंपोनेंट है पानी। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पानी यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है इन तीनों में H2O के मॉलिक्यूल होने वाले हैं, ठीक है। और थ्री फेज इसके पॉसिबल है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यूज टू एक्सप्लेन मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा देखो मेल्टिंग, बॉइलिंग और फ्रीज वाले जो पॉइंट्स हैं उसको ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका आप डायग्राम भी देख सकते हो। तो देखो ये रहा ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ये रहा ट्रिपल पॉइंट, और ये रहा वेपराइजेशन कर्व, ये रहा फ्रीजिंग वाला कर्व, ये रहा सब्लिमेशन वाला कर्व, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको इतना सारा जो है याद नहीं हो पाए, जो मैंने सब कुछ और लिख रखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि क्या क्या याद करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये वाला, ठीक है, ये कर्व, ये कर्व, ठीक है, और ये कर्व एंड ट्रिपल पॉइंट, ये तीनों आप याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये प्रेशर, और ये और ये और ये वैल्यूज जितना भी मैंने ग्रीन में हाईलाइट करा है, अगर आप इसको इतना सा डायग्राम को, ठीक है, डायग्राम को आप याद कर लोगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप कितना भी कम लिखो, ठीक है, इस टॉपिक में आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप प्लीज़ यहाँ पे इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। देन हम चलते हैं बेसिकली हमारा कॉपर सिल्वर सिस्टम के पास, जो कि बेसिकली टू कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। तो देखो ये टू कंपोनेंट सिस्टम है, बेसिकली इसकी जो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी एंड लिक्विड एंड लिमिटेड टू सॉलिड। तो सॉलिड में जो है ये बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन इसकी जो पूरी सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में है, ठीक है। इयोटिक पॉइंट ये भी आपसे पूछा जाता है, जैसे वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट था, यहाँ जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट था, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, इयोटिक पॉइंट। तो ये लोएस्ट मेल्टिंग मिक्सचर है, ठीक है, क्या है, लोएस्ट मेल्टिंग मिक्सचर। लोएस्ट मेल्टिंग मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा बेसिकली लोएस्ट पॉइंट इसमें कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें लोएस्ट जो है यहाँ पे हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट कर रहा है मिक्सचर में, ठीक है। तो ये यूटिक पॉइंट, ये अलॉय की प्रिपरेशन में यूज होता है। ये सोल्डरिंग मतलब कि जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह चीज़ों को पैक वैक करने के लिए, लाइक काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए आप कह सकते हो मोटा मोटा, ठीक है, सॉलिडिफाई करने के लिए उसी का मतलब ही होता है। तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर डायग्राम ऑफ यूटिक टेम्परेचर एंड कंपोजिशन आपको नीचे मिल जाएगा। ये बेसिकली लिक्विड, अल्फा सॉलिड, बीटा सॉलिड एंड मिक्सचर्स के रीजन्स को एक्सप्लेन करता है, और कूलिंग कर्व के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली अल्टीमेटली जो सॉलिड है वो कूल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका कर्व देख सकते हो, ठीक है, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा रीजन, ठीक है, और ये रहा लिक्विड रीजन, ठीक है, और ये रहा अल्फा लिक्विड, और ये रहा बीटा लिक्विड, और ये रहा बीटा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा, नीचे अल्फा प्लस बीटा और ऊपर लिक्विड, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है अल्फा लिक्विड और बीटा लिक्विड का, ठीक है। तो ये रहा फिर वेट परसेंटेज बाय कॉपर और ये रहा टेम्परेचर
टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसमें भी ये आप ऊपर वाला टेम्परेचर, नीचे वाला टेम्परेचर, ये जो है, ठीक है, स्केल भी आप याद करके लेना कितने इतने से दूर है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी जो मैंने ये कर्व मतलब आपको दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, अगर आपने ये बना दिया तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें ना कर्व के देखो जो फेस डायग्राम आता है उसमें आपको क्वेश्चन में लिखा ही रहता है टू डी ड्रॉ नीट डायग्राम, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला एक वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा कि बेसिकली हर जगह ना क्वेश्चन में लिखा रहता है ड्रॉ नीट डायग्राम, ठीक है, नो ड्रॉ नीट डायग्राम। तो वो डायग्राम के ना आपके 7 में से अगर कहूँ, ठीक है, यहाँ जितने भी मार्क्स आपके होते हैं 7 8 5 जो भी रहता है इसमें, तो आधे मार्क्स, ठीक है, कितने आधे मार्क्स आपके इसके रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम लर्न करके ले आते हो और कुछ पॉइंट्स लिख देते हो ना, तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हो, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो आपको जो थ्योरी में आपने अगर कुछ कम भी लिखा है तो आपको फुल मार्क्स ही बेसिकली मिलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है वो ये होने वाला है, लाइक मोस्ट, आप जितने स्टार इस पे मान लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं करोजन की, ठीक है। बहुत ईजी है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। लेकिन वही बात है कि देखो इसमें भी ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको नॉर्मली करोजन पे इसमें सवाल सिर्फ ये जो है इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है, ठीक है, तो आप इसको एज हैश टैग सीबीटी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं करोजन, ये रहा, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से जो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होता है मेटल का, वो ये होता है, ठीक है। ये बेसिकली मेटल को ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड्स और सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल आप ले लो, रस्टिंग ऑफ आयरन इन मॉइस्ट एयर, ठीक है। फिर देखते हैं कॉज क्या हो सकता है, देखो मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन में हो सकता है, मेटल्स में भी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है, ये एसिड या फिर सॉल्ट से रिएक्ट करता है, या फिर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो हवा में वेरिएबल रहता है, लाइक वेरिएशन होता रहता है उसमें, चेंज होता रहता है, तो इससे भी ये हो सकता है, ठीक है। देन अगर बात करूँ कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो इसके इफेक्ट्स जो है वो ये रहता है कि देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, इक्विपमेंट का फेलिएचर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी हजार्ड्स है, और आपके जो फाइनेंशियल लॉसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है मेंटेनेंस की वजह से, ठीक है। फिर अगर बात करें इसके प्रिवेंशन की, तो देखते हैं तो सबसे पहले है बेसिकली पेंटिंग एंड कोटिंग, ठीक है। पेंटिंग कोटिंग गैल्वेनाइजेशन है, कैथोडिक प्रोटेक्शन है, और बेसिकली आप ये कह सकते हो कि करोजन रेजिस्टेंट अलॉयज जो होते हैं उनका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये रहा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब आपको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे जो Fe है मॉइस्ट एयर में अपने दो जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और +2 में आ जाता है, और फिर ये जो O2 है वो H+ से मिलके यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है पानी बना लेता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे, एंड फाइनली यहाँ पे रस्ट बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगर कि कैसे मैकेनिज्म होता है, तो सबसे पहले एनोडिक कैथोडिक एरियाज बनते हैं, फिर ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फिर कैथोड पे रिडक्शन होता है, एंड अल्टीमेटली बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, कंप्लीट होता है, और एक करोडेड प्रोडक्ट जो है यहाँ पे साइकिल में बन के आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है करोजन, देखो बहुत ही मतलब इसको आप बचपन से लर्न करते हुए आ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अगेन मैं आपसे कहूँगी, मैंने आपसे कहा था कि इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो है ये टॉपिक, ठीक है। इसमें भी आप, मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ दूसरे पार्ट में, ठीक है, हमने देखो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू कर दिया है, ठीक है, तो आप इस वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ ये टाइप्स ऑफ करोजन वाला जो टॉपिक है इसको कर सकते हो, इसका कंपैरिजन टेबल, ये दोनों चीज़ें हम साथ में ही करेंगे, ठीक है। इस वाले टेबल को, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम ही है, ये मतलब सिर्फ डिफरेंस वाला जो टॉपिक है वो अलग करा है मैंने, ठीक है। तो ये जो है अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होने वाली है, और सिर्फ आप इसको याद कर लोगे तो आपका बेस्ट जो चीज़ है वो आपका
यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको। तो ये रहा कंपैरिजन का टेबल। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा पहले डाल दिया है, इसको लास्ट में डालना था लेकिन मैंने पहले ही डाल दिया। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। तो ये केमिकल वाले में क्या होता है, डायरेक्ट केमिकल अटैक होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल में बेसिकली ये पहले तो ये रहता है कि ड्राई रहता है और ये वेट रहता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट केमिकल अटैक होता है, फिर इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल पूरी रिएक्शन होती है। ठीक है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे होती है। ठीक है, फिर इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट की कोई नीड नहीं होती, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट की लीड होती है। ठीक है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे ही हमारे पास हो जाता है। ठीक है, फिर ऑक्साइड लेयर यहाँ पे बनती है, यहाँ पे रस्ट बन जाती है अदर कंपोनेंट्स के साथ। ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ड्राई वेट, फिर किस तरीके की रिएक्शंस होती है, फिर मॉइस्चर और इलेक्ट्रोलाइट नीडेड होता है कि नहीं होता, कौन से टेम्परेचर्स पे होती है, एंड बेसिकली आप कह लो कि यहाँ पे रस्ट बनती है और यहाँ पे क्या बनती है, एक ऑक्साइड लेयर बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बन के आती है। ठीक है, तो ये पे मैंने 5 और 6 पॉइंट्स है इसके, तो इसको भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है आपको, जो कि आपको बेसिकली क्वेश्चन आया तो बनाना है। यहाँ पे आप ये मैकेनिज्म वाला पार्ट काट सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बता रही हूँ कि सिर्फ इस डायग्राम में आपको याद कितना कितना रखना है। देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ याद रखना है तो आप ये इतना इतना पार्ट याद रख सकते हो। ठीक है, एंड इस वाले में भी इतना इतना। ठीक है, ड्राई एंड वेट। ठीक है, सो आई होप आपको ये डायग्राम भी जो है बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि इसमें O2 वाले से होती है और इसमें वेट तरीके से बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, और इसमें भी O2 का बेसिकली कुछ ना कुछ रोल होता ही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये भी मैंने मार्क कर दिए हैं, तो आप ये देख सकते हो कि देखो ये जो ब्राउन ब्राउन सी ये रस्ट है, दिस इज समथिंग मोटार, एंड ये पानी है, और ये जो है एक्टिव एरिया, यानी कि यहाँ पे जो है बेसिकली पूरा का पूरा रस्ट फॉर्म होते जा रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, एंड मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली आपको कैसे लर्न करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरे इसके पॉइंट्स के बारे में। जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि ये जो होता है डायरेक्ट अटैक होता है हमारे पास पूरी एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती है, जैसे कि O2 हो गया, SO2 हो गया, एंड बेसिकली ये जो होती हैं मेटल सरफेस पे, ये वाली जो गैसेस, इनका जो है डायरेक्ट अटैक होता है। ठीक है, फिर इसका प्रोसेस क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहले जो गैस होती है मेटल उसको अब्जॉर्ब करता है, फिर उन दोनों का बेसिकली मेटल आयंस और इस गैस के बीच में एक रिएक्शन होता है, फिर एक करोजन प्रोडक्ट होता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोटेक्टिव भी हो सकता है प्रोटेक्टिव भी हो सकता है एंड नॉन प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। अभी इसके बाद हम लोग एक बेसिकली क्वेश्चन करें, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम होगा ऑक्सीडेटिव करोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करोजन। ठीक है, तो उसमें बेसिकली O2 के साथ दो लेयर्स बनती है, एक हो सकती है प्रोटेक्टिव और एक हो सकती है नॉन प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ प्रोटेक्टिव लेयर बनती है और Fe के साथ नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। तो इसको हम वहाँ जो है कवर अप करने वाले हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है कि बेसिकली देखो Cu के साथ ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फेडेशन ऑफ Ni हो गया। ठीक है, Cl2 के गैस के साथ रिएक्शन हो गया, एंड हाई टेम्परेचर में जो ऑक्सीडेशन है फर्नेंस पे वो भी हो गया। ठीक है, सॉरी। देन हम बात करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो सरफेस लेयर को ये वीकन करता है, सारा जो लस्टर होता है वो लॉस हो जाता है, मेटल जो है ब्रिटल बनता है, और बेसिकली इक्विपमेंट की लाइफ भी कम करता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हो कि प्रिवेंट कोटिंग कर सकते हो, अलोइंग कर सकते हो, इनहेबिटर्स का यूज़ कर सकते हो, और डिज़ाइन की मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी रिएक्शन है कॉपर वाले की, इसको आप देख सकते हो, और भी रिएक्शंस आप यहाँ पे लिख सकते हो, Al2 वाली ये वाली। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल वाले की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल वाला जो होता है बेसिकली
फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हो जाते हैं मॉइस्ट इन्वायरमेंट में, उसका ये हाल होता है, ठीक है। फिर अगर इसकी प्रोसेसेस बात करूँ तो वही सेम प्रोसेस कि एनोडिक कैथोडिक एरियाज बनते हैं, फिर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फिर कैथोड पे रिडक्शन होता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट होता है और एक कोरोडेड पार्ट हमारे सामने आता है, ठीक है। क्या एग्जांपल्स है इसके? रस्टिंग ऑफ आयरन, गैल्वेनिक करोजन बिटवीन जेड एन एंड Fe, ठीक है, करोजन ऑफ सॉल्ट वाटर एंड करोजन ऑन बैटरीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके इफेक्ट्स के बारे में। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल डैमेज होता है तो क्रैक्स और पिट्स बन जाते हैं, ठीक है, मशीनरी का फेलिएचर होता है और बेसिकली इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है इससे, बेसिकली अनसेफ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। फिर हम इसके बात करें कि इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, एंटी रस्ट कोटिंग एंड बेसिकली ड्राई स्टोरेज से हम इसमें प्रिवेंशंस जो है कर सकते हैं। फिर ये वही वाली जो हमने रस्ट वाली रिएक्शन देखी थी वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा इन दोनों का जो पार्ट है वो खत्म होता है। मैंने आपको बता दिया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा। तो ये दो भी हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे है बेसिकली थ्योरी ऑफ ड्राई एंड वेट करोजन, ये भी हमने कर दी, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास जो है ये है समथिंग टाइप्स ऑफ करोजन, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे होना चाहिए था। तो यस, हम ये भी इम्पॉर्टेंट ही है देखो, क्योंकि इससे जो है टाइप्स ऑफ करोजन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इससे आपके डिफाइन वाले बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, या फिर आप बोल दो शॉर्ट नोट वाले, ठीक है, शॉर्ट नोट वाले जो सवाल होते हैं वो आपके इससे आ सकते हैं, ठीक है। तब हम चलते हैं इस पे। मैंने एक बहुत ही इजी वे में इसको फ्लो चार्ट में कवर अप किया है, ठीक है। अभी अगर आपके पास इसमें लाइक मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे अगर हो सकेगा तो इसके जो है फोटोज़ या फिर जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, वो मैं पोस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो डू चेकआउट, ठीक है, क्योंकि लाइक इस पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट आता है, तो अगर आप उसमें डायग्राम बनाओ तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके जो है मैं वहाँ पे जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर आपकी पोस्ट कर दूंगी। बाकी यस, मैं ये वाला भी पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि इसी की थ्योरी है ये, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही इजी फ्लो चार्ट में कर दिया है। मैं बता सकती हूँ कि ये आपको यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट अभी तक कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ इस कंटेंट का बहुत ही अच्छे से यूज़ करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम यूनिफॉर्म करोजन, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इवनली, ठीक है, तो ये अकर्स इवनली ओवर द सरफेस, ठीक है, और काफ़ी प्रिडिक्टेबल भी रहता है, ठीक है, और बेसिकली अगर आप कहो तो बहुत ही कॉमन वे में ये होता है, ठीक है, और बेसिकली इवनली हो रहा है तो थिकनेस का लॉस भी हो रहा है इसमें, ठीक है। गैल्वेनिक वाला तो ये तब होता है जैसे कोई भी डिसिमिलर, मतलब दो मेटल्स है जो कि डिसिमिलर है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो Zn and Fe, ठीक है, ये ऐसे कोई दो मेटल्स हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली अगर कांटेक्ट में है तो एक जो मेटल है वो जल्दी करोड हो जाता है। इसमें से अगर आप देखोगे तो जो आयरन है वो जल्दी करोड हो जाएगा Zn से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये करोड्स फास्टर, वन मेटल करोड फास्टर, बट इसमें एक ही चीज़ है कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इसमें आप ले सकते हो रस्टिंग इन बेसिकली ब्रास लिफ्टिंग, एंड इसमें आप इसमें Zn और Fe वाला एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं पिटिंग करोशन की। तो पिटिंग करोशन क्या है, बेसिकली स्मॉल पिट्स और होल्स बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ही डेंजरस भी होता है और डिटेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, ठीक है। और ये पैसिव मेटल्स और स्टेनलेस स्टील में होता है, ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील के जो टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स, उसमें ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर करते हैं इंटरग्रैनुलेशन करोजन, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट, ठीक है, जो थी बॉयलर वाली, उसमें ये जो है हमने बॉयलर करोजन पढ़ा था, ये इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बेसिकली ग्रेन बाउंड्रीज जो होती है मेटल की उन पे होता है, और किस वजह से होता है, इम्प्रॉपर हीटिंग की वजह से। और ये मैकेनिकल स्ट्रीट जो बेसिकली, सॉरी, इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट की वजह से होता है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी वीक कर देता है और क्रैक्स भी कॉज कर देता है बॉयलर के ट्यूब्स में, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग, जो कि होता है SCC। अगेन आप इसके नाम से समझ रहे होगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो करोजन हो रहा है, ठीक है, ये अब ये बेसिकली ब्रिटल, ठीक है, लीड्स टू सडन ब्रिटल फेलिएचर, ठीक है, ब्रिटल की वजह से ही ये बेसिकली सडन जो होता है फेलिएचर हो जाता है पूरी मशीनरी का। और ये काफ़ी बार इनविजिबल भी रहता है, जब तक फ्रैक्चर नहीं होता पूरा, ठीक है, तब तक ये इनविजिबल भी रहता है, ठीक है।
पाइप जो है, पाइप जो होता है आपने देखा होगा, पाइप की बेंडिंग हो जाती है पावर प्लांट्स और इन सब में, उससे ये होता है, ठीक है। फिर आप बात करें इरोजन करोजन, तो ये बेसिकली हाई वेलोसिटी फ्लूइड्स जो है मेटल पे फ्लो करते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर को जो है वॉश अवे कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से होता है। और जो ये है, ये करोजन या और वियर भी इंक्रीज करते हैं। और इसका भी जो एग्जांपल है, आप ये पाइप वाला एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि पाइप में इस तरीके का करोजन जो है बहुत होता है, क्योंकि वहीं पर ही वाटर जो है हाई स्पीड में फ्लो करता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है टाइप्स ऑफ करोजन जो है, थोड़ा सा जो यहाँ पे आना चाहिए था टाइप्स ऑफ करोजन, और यहाँ पे आना चाहिए था ये थ्योरी ऑफ ड्राई एंड वाइट करोजन, इनकी थोड़ी सी पोजीशन इंटरचेंज हो गई है, तो वो आप देख लेना, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल ठीक है। तो ये हमने कर लिया है पूरा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू आर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि था ऑक्सीडेशन करोजन, ठीक है। देखो इस पे लक बाय चांस वाला क्वेश्चन है बहुत इजी, ठीक है। अगेन जितने भी हमने करोजन पढ़े उन्हीं की ही एक छोटी कॉपी है ये भी, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। लाइक ऐसी कोई श्योरिटी जो है इस वाले टॉपिक की आपकी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इट अकर्स व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ताकि ऑक्साइड लेयर बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जब ऑक्सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक मेटल से रिएक्ट कर लेता है और एक ऑक्साइड लेयर बना देता है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन करोजन। अगेन द सेम थिंग जो गैस और मेटल मेटल के साथ हमने ड्राई करोजन में देखा था, उसी का ही ये पूरा है, कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो है ऑब्जॉर्व करता है मेटल, फिर ये डिफ्यूज करके डिफ्यूजन होता है और एक ऑक्साइड लेयर बनती है, ठीक है। ये ऑक्साइड लेयर इनवर्ड और आउटवर्ड ग्रो कर सकती है, और ये प्रोटेक्टिव और पोरस भी हो सकती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टिव और पोरस, ठीक है, तो बता दूं कि जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर वो क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास ये Al2O3 में बनती है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि जैसे फर्दर करोजन की अगर कोई इन फ्यूचर लाइक आपको इस मेटल के ऊपर एक बार प्रोटेक्टिव लेयर बन गई और फर्दर ये जो है कोई भी करोजन जो है इसमें नहीं होता, ठीक है। लाइक फर्दर जो है ये खुद ही करोजन से खुद मतलब जो लेयर है प्रोटेक्ट करती है। और नॉन प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, कंटिन्यूअसली Fe2O3 में होती है, और नॉन प्रोटेक्टिव क्या करती है, कंटिन्यूअसली करोजन को ही प्रमोट करती है। लाइक वो क्या करती है, इनवर्ड आउटवर्ड जो है पूरी तरीके से जो मॉइस्चर या फिर गैस है उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है, और कंटिन्यूअसली जो है हमारे पास यहाँ पे करोजन को ही प्रमोट करती है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है समझ में आ सकता है। इसमें डिफाइन वाला क्वेश्चन आपको हो सकता है आ जाए, या फिर एक कोई लाइक एक होता है ना कि सिचुएशन बेस्ड या कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको इसके ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल्स कि ऑक्सीडेशन में Al में करते तो Al2O3 बनता है, Fe में जो है Fe2O3, मेटल सिरामिक्स में इसको यूज़ करता है, और Ni का भी ऑक्सीडेशन होता है टर्बाइंस में, ठीक है। फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, अब देखो इफेक्ट इसका ये होता है कि अब ये प्रोटेक्टिव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये इन्हेंस करती है प्रोटेक्शन का, सरफेस का डैमेज करती है, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी भी लॉस करती है, और पूरी की पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनकी भी धज्जियां उड़ा देती है, ठीक है। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है कि बेसिकली आप अलॉय करो Cr और Al से, ठीक है, और बेसिकली सिरामिक कोटिंग्स करो, ठीक है, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करो, टेम्परेचर जो है थोड़ा कम रखो ताकि हाई टेम्परेचर पे करूजन हो ही ना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन जो है आप Fe वाली भी यहाँ पे लिख सकते हो, आप Al वाली भी लिख सकते हो, और आप Ni वाली भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ये रिएक्शंस है, एंड यस यहाँ पे हम एक बार कंटेंट्स पे चलते हैं, और हमने ये वाला टॉपिक भी जो है कवर अप कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो जिनका भी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है 16th को, ठीक है, उन सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
ऑब्वियसली मैं बता रही हूँ, लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट रह गया हो या फिर आप कुछ और कहना चाहते हो तो आप प्लीज़ डाउट करिएगा, आप मुझसे रीच आउट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, अगर आपको रीच आउट करना है तो RGPV, ठीक है, RGPV rumors@gmail.com, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आप रीच आउट भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ यस, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। एंड यस ऑल्सो बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको मेरे जैसे ही मैं लेक्चर्स अपलोड करूँ वैसे मिल जाए और वैसे के वैसे ही आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, एंड अगर वहाँ से आपकी नहीं खुलती है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको मेरा मतलब RGPV रूमर्स की तरफ से ही एक कमेंट होगा, जिसमें आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको ये जो है नोट्स बेसिकली प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो इसका जो एक टाइप्स ऑफ करोजन वाला टॉपिक है, उसके कुछ डायग्राम्स है, उसकी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बेसिकली डायग्राम्स दे दूंगी, अगर आपके पास टाइम रहे तो उनको भी लर्न करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अगर उनके बेसिस पे कोई शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आपके आते हैं तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में, यानी कि पार्ट 6 में फॉर द यूनिट नंबर 6, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर द अनदर 2 यूनिट्स, ठीक है, हम ये सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट अप कर देंगे, ठीक है। सो यस, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आप फटाफट बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपकी जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चलती रहे। एंड यस, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और बेसिकली 2 यूनिट्स की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा एंड उससे बेनिफिट उठाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।